नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज एमएसपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का धन। आज अपनी एलजेब्रा का जो बहुपद के साथ एक टॉपिक दिया है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का जो हमारा नाम है, तो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा दो चरों रैखिक। तो जब हमने बहुपद पढ़े थे शुरुआत में अपने कितने भी चर के बहुपद पढ़े थे, बीच में फिर अपने एक चर का n घात का बहुपद आया था। अब वैसे ही यहाँ पे दो चर होंगे, जैसे n घात का और एक चर के बहुपद में एक ही चर होता है, वो x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी, वो बहुपद पे डिपेंड करता है। अब वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण। अगर आपको याद आ रहा है 9th और 10th की आपने जब की थी, उस टाइम आपके दो समीकरणें आती थी, दो समीकरणें हल करते थे, ग्राफ वाले सवाल आते थे, या उन समीकरणों को अलग विधियों से हल करना आता था। बस उसी चैप्टर को अपने पढ़ने जा रहे हैं। फिर दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। रैखिक रैखिक किसको बोलेंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है, जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, आपकी एक होनी चाहिए। चर राशि है, रैखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, एक। चर की अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। बात समझ में आई। अब हमारे पास चर कितने होंगे, दो। इसका मतलब जो हमारे रैखिक समीकरण आएंगे उनमें चर कितने होंगे, दो। रैखिक समीकरण में चर तो होंगे दो, और प्रत्येक चर की जो घातांक होगी वो कितनी होगी, एक। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, कोई भी रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे 3x + 5y = 8। आपने इस तरीके की समीकरणें पढ़ी थी। यहाँ पे अगर हम देखें x और y की जो अधिकतम घातांक है वो एक है, और दो चर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो समीकरण है इसमें चर कितने हैं, चर इसमें दो है। कितने चर है, दो। और प्रत्येक चर की जो घातांक है वो कितनी है, एक एक है। इसलिए इसे बोलते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपसे एक्स वाई के मान पूछ सकते हैं कि एक्स कितना है, वाई कितना है। एक्स वाई के मान ज्ञात करने के लिए तो आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि वहां पे अपने को दो दो समीकरणें दी होती थी। कारण क्या है दो समीकरणें देने का, हम एक समीकरण से ही मान क्यों नहीं ज्ञात कर सकते थे। कारण देखो इसका, देखो कि जितने चर होते हैं, एक विशेष ध्यान रखना कि हमारे पास किसी भी समीकरण में जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण चाहिए। मतलब अगर किसी अपने पास एक ही चर का समीकरण है, तो अगर चर एक है तो हम एक समीकरण से वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं बात करूं एक चर का, यानी एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक एक चर का रैखिक समीकरण, तो आप ये कह सकते हो, जैसे आपके सामने सीधा ही दिया होता है 3x - 6 = 0। ये एक ही चर का है। अब मैं कहूँ यहाँ से x का मान, तो आप तुरंत इसको हल करके बता सकते हो कितना आएगा। तो आप कहोगे 3x = 6 और x = 6/3 यानी 2। आपने x का मान बता दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें चर एक ही था, एक ही चर था, तो हमने इसको हल करके और x का मान बता दिया। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कहूँ इसमें मेरे को आप मान बताओ, इसमें x का मान कितना आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 2y = 7, और इस समीकरण में मैं आपसे पूछता हूँ x कितना आएगा, x से कितना आएगा। तो अब आप डायरेक्ट x का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि x का मान निकालोगे तो करोगे क्या, 2x = 7 - 2y बनेगा। अब y की वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप x का मान ज्ञात है नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे ये कर सकते हो, y = 1 रख दें, y = 2 रख दें, y = 3 रख दें। तो इस तरीके से y का मान रखते जाएंगे तो x के कई मान आते जाएंगे, यानी फिक्स नहीं है कि x इतना ही होगा। इसके लिए आपको क्या किया जाता था, दो समीकरणें दी जाती थी, एक ऐसे दे दी तो एक इस तरीके से आपको समीकरण और दी होती थी। अगर ध्यान में है तो एक ये दे दी, तो इसी के साथ आपको एक समीकरण 3x
माइनस 2y बराबर 15। इस रूप में आपको दो समीकरणें दी होती थी, फिर हम कभी x को खत्म करते, कभी y को खत्म करते और x y के मान ज्ञात करते। इसका मतलब ध्यान रखना कि अपने पास अगर एक चर का रैखिक समीकरण है तो एक चर से हम मान ज्ञात कर लेंगे, दो चर आ गए तो अपने को क्या चाहिए, दो समीकरण चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी समीकरण में चर कितने हैं, अगर एक चर है तो एक समीकरण, दो चर है तो दो समीकरण और तीन चर है तो तीन समीकरण अगर आपके पास होंगे तो ही आप हल कर पाओगे। जैसे अगर आपको इस तरीके से कह दे इसमें एक्स वाई जेड के मान बता दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, फिर आपको ऐसे दे दे, ऐसे दो समीकरण दे दे और आपको कह दे इसमें एक्स वाई के मान बता दो और जेड के मान बता दो, तो आप इन दोनों से मान नहीं ज्ञात कर सकते। इसमें आपको या तो जेड को पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर दो चरों के बनेंगे, फिर आप ज्ञात कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये तीन चर का है तो हमें एक समीकरण और चाहिए, तो आपको कोई ना कोई समीकरण इस रूप में अगर दे दे तो अब इन तीन चरणों की सहायता से आप एक्स वाई जेड के यानी तीन समीकरणों की सहायता से एक बार जेड को खत्म करके एक बार वाई को खत्म करके पहले दो समीकरण लेके हल करेंगे, फिर दो, इस तरीके से दो दो समीकरणों को हल लेके एक एक चर को खत्म करते हुए अपने एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखना कि किसी समीकरण में जितने चर होते हैं, कोई भी आपको इक्वेशन दी है जितने चर है और उनका अगर एक पर्टिकुलर आपसे मान पूछे इसका फिक्स मान कितना आएगा तो आपको उतने ही चरों के समीकरण चाहिए, ध्यान रखना। अगर एक चर है तो एक समीकरण, दो चर है तो दो समीकरण, तीन चर है तो तीन समीकरण। लेकिन हमारे पास जो अपना टॉपिक है वो कितना है, दो चरों का, तो इसलिए इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे पास तीन चर आ गए तो कैसे हल करेंगे, तो हमें तो सिर्फ दो चरों को हल करना है। ठीक है, दो चरों के समीकरणों को सबसे पहले हम बात करते हैं दो चरों के समीकरण का मानक रूप, यानी हमारे पास क्या होंगे, दो होंगे। अगर हम पहले बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी दो चर के समीकरण के मानक रूप, दो चर के समीकरण का मानक मानक रूप होता है वो किस तरीके का होगा, इस फॉर्म में आपके पास मानक रूप कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये होता है दो चर के रैखिक समीकरण का मानक, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, तो ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग अलग समीकरणों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने कहा कि अगर आपके पास दो चर हैं तो समीकरण भी कितने चाहिए, दो, तो उन दो समीकरणों का मानक रूप क्या होगा, दो समीकरणों को मानक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अगर हम इनसे दो समीकरण बनाना चाहें, एक समीकरण हम ये बना सकते हैं, देखो क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये बन गया। दूसरी इसके अंदर क्या बनाए, गुणांक की तो अलग अलग होंगे, एक्स वाई तो दोनों में आएगा, तो ये जो अचर पद होंगे a1 a2 b2y प्लस c2 बराबर, तो ये जो दो मानक समीकरण यानी मानक समीकरण है उससे हमें दो समीकरण बनाने हो तो हम इस फॉर्म में इन समीकरणों को बना सकते हैं। इसी तरीके से यानी इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में अपने जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास इसी तरीके के दो समीकरण होंगे, जहाँ ए बी सी क्या होते हैं, तो ए बी सी को हमने क्या क्या कह सकते हैं, अचर है। यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे क्या है, अचर है। बात समझ में आ गई, यानी जो गुणांक है एक्स वाई के साथ गुणा में क्या है, वो गुणांक होते हैं, एक्स का गुणांक ए है, वाई का गुणांक बी है और अचर पद है वो क्या है, सी है। बात समझ में आ गई। अब आपसे एक्स वाई के मान पूछेंगे या कुछ अलग कंडीशन होती है। वैसे देखो एक्स वाई का मान पूछने का मतलब फिर तो अपने को किसी भी तरीके से उत्तर निकाल के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो अपने करने जा रही है कि अगर आपको ध्यान आ रहा है कि जब आप ग्राफ बनाए थे तो कभी तो ग्राफ क्या होता था कि दो लाइनें आपकी ऐसे काटती थी, ग्राफ बनाते थे और ग्राफ में दो लाइनें काटती थी और एक यहाँ पे बिंदु प्राप्त होता था, उसमें आप कहते थे कि x बराबर मेरे को यहाँ पे ये प्राप्त हो गया और y बराबर मेरे को यहाँ पे इतना प्राप्त हो गया, इससे x y के मान। और जब किसी सवाल में जब आप ग्राफ बनाते थे तो आपके सामने ये लाइनें ऐसे समांतर कभी नहीं काटती थी, तब हम कहते थे इसका कोई हल नहीं है, यानी लाइनें काटती नहीं है इसका मतलब कोई हल नहीं है।
कभी कभी क्या होता है, जब हम ग्राफ में लाइन करते हैं, एक लाइन यहाँ बनती है, एक थोड़ी सी आगे, लेकिन जब हम इनको मिलाते हैं तो ये लाइनें क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है, एक ही हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में अनंत हल आते हैं। क्या आते हैं, अनंत हल। क्यों, क्योंकि जहां हम मान रखेंगे, जहां बिंदु देखेंगे, वहीं पर एक्स वाई के अलग अलग मान आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, इस कंडीशन पे अपने को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बाकी एक्स वाई का मान ज्ञात करना तो बिल्कुल ईजी है। वैसे तो एक्स वाई का मान आपको दिया ही होता है ऑप्शन में, आप उनको वैल्यू पुट करवा के और निकाल सकते हो। फिर भी हम ज्ञात करना भी सीखेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक मतलब फॉर्मेट है, उस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। तो ये 3 कंडीशन बनती है, इन कंडीशनों की अपने को, अब पेपर में तो ग्राफ बना के देखेंगे नहीं, पेपर के अंदर इस तरीके से ग्राफ थोड़ी बना के देखेंगे अपने, फिर हम पता चलेंगे। तो वहां पे डायरेक्ट कैसे चेक किया जाए, तो उसके लिए इसकी कुछ विशेष बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैं यहीं पर इस तरीके से अपने करेंगे कि यहीं याद हो जाए। जैसे अभी मैंने कहा अपने पास समीकरण कितनी होगी, 2 होगी रैखिक समीकरण, 2 रैखिक समीकरण होगी। एक तो क्या होगी, a1x, एक होगी b1y, एक होगी c1 बराबर 0, और एक हमारे पास क्या आएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से ए बी सी के मान निकाल देंगे। यानी इस समीकरण से तो हम क्या लिख लेंगे, a1 कितना आया, b1 कितना आया और c1 कितना। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, a2 कितना आया, b2 कितना आया और c2 कितना। ठीक है, ये हो गए। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे। कि हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 हल करेंगे और c1 बट्टा c2 हल करेंगे। ये 3 अनुपात देखेंगे। ये आए कहाँ से, तो इन रैखिक समीकरण से। अब इन अनुपातों की कंडीशन पे आपके सवाल बनते हैं, वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है वो देखो। सबसे पहली कंडीशन, यानी हमने क्या ज्ञात कर लिया, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 बना लिया। अब इन तीनों में क्या होता है, कुछ कंडीशन बनती है, वो कंडीशन हम देखने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या a1 a2 और b1 b2 बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर ना आए तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमारा जवाब यहीं पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखो सुनना ध्यान से। आप क्या कर रहे हो, ये जो बराबर नहीं है इसको काट रहे हो, ध्यान से समझना। ये बराबर नहीं है, इसको क्या कर रहे हो, काट रहे हो। और काटने का बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। तो ये जो समीकरण, अब देखो प्रत्येक जो समीकरण होती है, प्रत्येक जो समीकरण होती है, ये जो समीकरण है ये किसकी है, रेखाओं की है। यानी ये आपकी रेखा 1 है, ये रेखा क्या है, 1 है, और ये आपकी रेखा क्या है, 2 है। ये 2 रेखाएं बनेंगी। जब इनके ग्राफ बनाते हो तो क्या बनेंगी, रेखाएं बनेंगी। रेखा 1 लाइन 1 और लाइन 2, तो रेखाएं बनेंगी। तो ये रेखाएं क्या करती है, काटती है या नहीं काटती है, इसका पता कैसे चलेगा। इसका पता यहाँ से देखो, आप बराबर के निशान को काट रहे हो। काटने का मतलब है कि वो दोनों रेखाएं, यानी ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी होती है तो कितने बिंदुओं पर होती है, हमेशा एक बिंदु पर। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी एक बिंदु पर। अब एक बिंदु का मतलब होता है, देखो कोई भी 2 रेखा काटती है तो वो एक ही बिंदु पे काटती है, और वो बिंदु क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी उसके अलावा और कोई बिंदु पे नहीं काटेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, और इसके जो हल होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। हल क्या होंगे, अद्वितीय, यानी उस बिंदु के अलावा और कोई। और जहां पे ये काटती हैं वही इसके हल होते हैं। यानी वो बिंदु पर जहां पे ये रेखाएं काटती है, यहाँ पे x का मान कितना आता है और y का कितना मान आता है, वही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरीके से आपको, तो ये आपको जो
फॉर्मेट है, ये ध्यान में रखना है। बाकी तो इसके सवाल बहुत इजी होते हैं, बाकी तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट आपको याद रखने हैं और इनको याद भी मैं यहीं करवा रहा हूँ। अभी हम तीनों को देखेंगे तो एक साथ आप समझ जाओगे। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या हुआ, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। अगर ये बराबर आ जाए, आप कहोगे सर ये बराबर आ जाए तो कोई बात नहीं है, फिर हम तीसरे के पास जाएंगे। ये दोनों अगर एक जैसे हो गए, फिर हम तीसरे के पास जाएंगे और तीसरा भी इनके जैसा ही हो जाए, तीसरा भी इनके जैसा ही हो गया। समझ में आ रही बात कि बराबर नहीं था तो तीसरे पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये बराबर हो जाए तो फिर आप तीसरे के पास जाओ, यानी C1 C2। और ये भी इनके अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब ये तीनों एक ही हो गए। क्या हो गए, एक ही हो गए। इसको बोलते हैं रेखाओं का एक ही होना, यानी रेखाओं का एक होना। और मैथ की भाषा में से बोलते हैं दोनों रेखाएं संपाती होगी। संपाती बोलते हो, समझते हो क्या, संपाती होगी, ओवरलैपिंग कह सकते हैं। या दोनों रेखा जब हम ऐसे करते हैं ना, एक ये और एक ये दोनों रेखा क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है। ये बोलते हैं हम रेखाओं का संपाती होना। ठीक है, दोनों एक ही हो गई। अब संपाती होती है तो दोनों रेखाएं एक ही हो जाती है। एक ये थी और एक ये थी, एक ये थी, ये पूरी एक ही हो गई। तो इसके हल क्या आते हैं फिर, तो हल आते हैं इसके अनंत। हल क्या आते हैं, अनंत। रेखाएं एक ही हो गई तो हम कह सकते हैं हल क्या आएंगे, अनंत। हल कैसे होंगे, अनंत होंगे, हल अनंत होंगे। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बचती है कि हम A1 बट्टा A2 को तो चेक करते हैं। A1 बट्टा A2 को चेक किया, B1 बट्टा B2 को चेक किया, ये तो दो बराबर आए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। तब हम कहते हैं ये रेखाएं क्या है, समांतर है। ये रेखाएं कैसी है, समांतर है। रेखाएं समांतर है और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई। तो ये जो आपकी दो तरह की रैखिक समीकरण है, उसमें बस ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादातर सवाल इन तीन कंडीशन पे ही आते हैं। एक्स वाई के मान ज्ञात करने वाला तो मैं फिर कह रहा हूँ वो तो बहुत इजी है, आपको एक ही तरीके से मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है। देखो दोबारा देख लो। पहली कंडीशन क्या है कि जब हम A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 को चेक करते हैं तो ये बराबर नहीं आता, यानी जो बराबर का निशान था उसको काट देते हैं। काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद। तो अपन याद रख लेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद। जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब इसके जो हल आते हैं वो कैसे आते हैं, अनंत हल आते हैं। ये हल आते हैं वो कैसे आते हैं, अनंत हल। बात समझ में आ गई। यानी अगर मैं इसकी रेखाओं की बात करूं तो रेखाएं आप इस तरीके से बता सकते हो। यहाँ पे एक रेखा ऐसे आएगी और एक रेखा ऐसे आएगी। यहाँ पे जो हल आएगा वो बिंदु एक ही होगा। वो बिंदु कैसा होगा, एक ही। दोनों रेखाएं संपाती होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रेखा यहाँ खींची, एक रेखा यहाँ खींची, लेकिन जब दोनों को मिलाया आपने तो ये रेखा क्या हो गई, एक ही रेखा हो गई। ये रेखा क्या हो गई, एक ही। यहाँ पे क्या था कि थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे रेखा अलग अलग थी, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला के देखा तो ये रेखाएं आपकी कैसी हो जाती है, एक ही हो जाती है। ध्यान रखना, इस तरीके से ये रेखा एक ही हो जाती है। और समांतर रेखाएं आती है फिर उनका कोई हल नहीं होता, ये कभी काटती नहीं है। और जब तक कोई दो रेखाएं काटेगी नहीं तब तक इनका कोई हल नहीं आएगा। इसका मतलब इनका कोई हल नहीं आया। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं वो देखो। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला तो यही आ सकता है कि रेखाएं 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 है।
फर्स्ट ऑप्शन समांतर, सेकेंड ऑप्शन प्रतिच्छेदी, थर्ड ऑप्शन संपाती, फोर्थ ऑप्शन। पहला प्रश्न तो ऐसा पूछ सकता है सीधा। अब ये प्रश्न आने के बाद आपको ये नहीं करना है कि हम ग्राफ बना के देखेंगे फिर पता चलेगा। ग्राफ बनाने बैठोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर डायरेक्ट तरीका क्या है? अब डायरेक्ट तरीका क्या है उसको हम देखेंगे। तो जब हम पहली समीकरण लिखते हैं 3x + 2y + 5 = 0, तो यहाँ से a1 कितना आता है? आप कहते हो a1 3 आया, b1 कितना आता है 2 और c1 कितना आता है +5। फिर आप दूसरी समीकरण लिखते हो। दूसरी समीकरण क्या है? 3x + 2y + 6 = 0। यहाँ से अगर दूसरी है तो इसका मतलब a2 आएगा। a2 कितना है और b2 कितना है? b2 भी आपका 2 है, लेकिन c2 कितना है? c2 आपका है। यहाँ तक। अब मैंने क्या कहा था? अनुपात चेक करते हैं। अब हमें क्या चेक करना है? अनुपात किसका? a1/a2 का। अभी हमें पता नहीं है बराबर है या नहीं है, तो हम पहले मान रखते हैं a1 भी 3 है, a2 भी 3 है, रिजल्ट कितना आया 1। इसका रिजल्ट अभी हमें पता नहीं है बराबर है या नहीं, इसलिए मैं अनुपात बना रहा हूँ सीधा। फिर मैं देखता हूँ b1/b2, तो b1 भी 2 है और b2 भी 2 है, इसका मतलब इसका उत्तर भी 1 आ रहा है। फिर हमने देखा c1/c2, वो कितना है? c1 5 है और c2 6, ये कटते नहीं है तो ऐसा ही रहेगा। इतना आपको हर सवाल के अंदर चेक करना है। लेकिन जब पेपर करते हैं तो ये चीज़ें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ये लिखते हो। जब चीज़ें समझ गए तो आपको इतना ही देखना होता है, और बाकी यहीं देखने से ही पता चल जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अपने शॉर्ट में भी चेक करेंगे, भी कुछ बातें बताऊंगा तो आप सीधा देख के भी बता सकते हो कि हाँ ये समीकरण ऐसी आएगी, ये समीकरण। बात समझ में आ रही होगी। तो देखो, अब अगर मैं इनको चेक करूं तो इसका मान भी 1 आता है, इसका मान 1 आता है, लेकिन ये 5/6 आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। और ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगी? मैं एक बार फिर बैक जा रहा हूँ। हाँ देखो, बराबर नहीं है ये था, ये तीनों बराबर हो गई, ये तीसरी कंडीशन, यानी इनका कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं होती है वो रेखाएं क्या होती है? समांतर। ये दोनों बातें याद रखना, कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर है। क्योंकि पेपर में ऑप्शन जरूरी नहीं है ऐसा बनाए, इनके कह सकते हैं दोनों रेखाओं के हल होंगे, कोई हल नहीं है, प्रतिच्छेदी, वो उस टाइप से। तो दोनों बातें, हमारे पास जो रेखाएं आई वो क्या आई? समांतर आई, यानी हमारा जो आंसर होगा इस टाइम क्या होगा? ये वाला आ जाए। ठीक है, अब जब आप इन चीजों को करते जाओ तो यहाँ नोट करते जाओ। देखो ये, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। देखो अभी तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे थे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखा मैंने 2x + कहीं आगे लिखा होगा रेखाएं 2x 4y प्लस इस तरीके से भी प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा ऑप्शन अनंत हल। तीसरा ऑप्शन कोई हल नहीं है। और चौथा ऑप्शन अननोटिंग। ऐसे आ गया। तो इसके अंदर फिर क्या हल आएगा वो चीज़ देखो। तो अभी हम पिछले की अगर बात करें तो यहाँ पे 3x 2y था और यहाँ पर भी 3x 2y था, यानी ये दोनों गुणांक सेम आ रहे थे, बस c चेंज हो रहा था। अब इसमें क्या खास बात होगी? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो सवाल से आपको समझ में आ जाए। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 लिख रहा हूँ, देखो a1 a2 आएंगे इससे,
A1 B1 आएंगे इससे और A2 B2 आएंगे इससे। अगर मैं अब आप लिखूं A1 बटा A2, A1 कितना है तो A2 कितना है 6, उत्तर आया 1। फिर मैं चेक करता हूँ B1 बटा B2, B1 कितना है 4 और B2 कितना है 12, उत्तर कितना आया 1 बटा 3। इससे हमें ये पता चल गया कि A1 बटा A2 तो बराबर है, ये A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है। लेकिन हम तीसरे को चेक करते हैं C1 और C2 को। C1 बटा C2 को अगर मैं देखूं, C1 है मेरा 8 और C2 है कितना 4, इससे उत्तर आ रहा है 2। क्या ये बराबर आ रहा है क्या? हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों बराबर है नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या लगती है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है, समांतर होगी। और हल क्या होगा, कोई हल नहीं। हल है हमारे ऑप्शन में ये लाइन दी है कोई हल नहीं, इसका मतलब इसका आंसर आएगा वो 3 नंबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे एक सीधा सा आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे आप देखते ही पता कर लो, आपको ये ना ही लिखना पड़े। कैसे, देखो कि अगर सिर्फ दो पदों में यानी गुणांक x और y के चर के गुणांक पे नजर डालो आप, अगर आप चर के गुणांक पे नजर डालोगे तो आपको क्या नजर आएगा, देखो नोट लिख रहा हूं यहाँ पे कि पहली समीकरण के अंदर अगर हम चर देखें 2x 4y प्लस 8 आता है, ठीक है। और दूसरी समीकरण हमारी कितनी है, 6x प्लस 12y प्लस 4 है। पहले तो क्या पूरे में कोई कॉमन आता है क्या, पूरे में आता तो है कॉमन, लेकिन वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि पूरे में तो 2 कॉमन आता है। लेकिन अगर हम इतने पे नजर डालें, इतने पे अगर मैं यहाँ से 3 बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 4y और ये 4 अलग ही रह जाएगा। ये 3 क्यों निकाला, क्योंकि 3 बाहर निकालते ये जो गुणांक और ये जो गुणांक है ये बराबर आ रहे हैं, यानी एक्स वाई के जो गुणांक है वो सेम हो जाते हैं। या तो जैसे पिछले सवाल में देखो, या तो ये दोनों गुणांक सेम ही दिए थे, ठीक है, और सेम नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक से कुछ कॉमन लेने के बाद, चाहे वो पहली से लेना पड़ सकता है चाहे दूसरी, जैसे यहाँ पे हम दूसरी से कॉमन लिया तो दूसरी के दो पदों से कॉमन लेते ही एक्स वाई से ये जो समीकरण के जो पद हैं वो सेम बन जाएंगे। तो जब आपके दो पद सेम हो जाएं, बात समझ में आ रही है, जब आपके दो ही पद सेम हो जाएं इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या होगी, समांतर वाली आएगी, कोई हल नहीं। एक एग्जाम्पल से देख लो, जैसे मैं लिखता हूँ सीधा ही। अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल ये आ गया कि 3x माइनस 5y प्लस 11 बराबर, और इधर आपके पास आ गया 12x माइनस 20y माइनस 8 बराबर। तो अब आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे नजर डालो कि पहली समीकरण ये थोड़ी ज्यादा गुणांक है तो इससे कुछ कॉमन आता है क्या, तो जैसे ही आप इससे कुछ कॉमन निकालोगे तो वैसे तो चारों से आ रहा है, 8 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, लेकिन आप इसको 4 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दो पदों में देखो ये तो अलग हो ही गई, 11 और 8 तो अलग हो ही गए, सी तो अलग ही हो गया, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो केवल आप दो पदों में देखो, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लेते मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 8 बराबर। यानी कुछ कॉमन लेने के बाद यदि एक्स वाई के गुणांक सेम बन रहे हैं इसका मतलब ये रेखाएं क्या हो जाती है, ये रेखाएं समांतर हो जाती। तो शॉर्ट तरीका भी आपको मैंने बता दिया है। आप कहो नहीं सर हम पूरे से निकालें, तो कोई बात नहीं है, पूरे से निकाल लो 4, बस आपके दो गुणांक को देखना है। अगर दो गुणांक सेम बनते हैं, ये लो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर सी तो सेम नहीं बना ना, सी सेम नहीं बना है, इसका मतलब केवल एक्स वाई के गुणांक सेम बने। एक्स वाई के गुणांक किसी भी तरीके से सेम बन जाए इसका मतलब वो रेखाएं क्या होगी, समांतर आएगी। ये शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट चेक हो गया, शॉर्ट में समझ में आ गई। तब आपको A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो पदों से अगर कॉमन आने के बाद सेम बनते हैं तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। आगे देखो, कि मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0।
तथा 2x प्लस 6y माइनस के 12 बराबर की रेखाएं होंगी और ऑप्शन वैसे ही आपको 4 मिलेंगे। कौन से? पहला समांतर, दूसरा प्रतिच्छेदी, तीसरा पाती, अनोटी। तीन ही कंडीशन बनती है तो तीन ही ऑप्शन बन गए, चौथा अनोटी का आ जाएगा। फिर क्या करोगे? आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉमन कितना आ रहा है। अगर पहली और दूसरी में से कुछ कॉमन आए तो आप कॉमन लेने की कोशिश करो। पहली समीकरण मेरी क्या है? 2x माइनस, या पहले मैं आपको a1 बटा a2 से समझा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि a1 बटा a2 कितना, अब मैं a1 a2 सीधा लिखूंगा। a1 आ रहा है 1, a2 आ रहा है 2। जहाँ कोई गुणांक ना हो वहाँ पे गुणांक 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं b1 बटा b2 चेक करूँ तो मेरे पास क्या आता है? 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। अब यहाँ से देख लो, a1 का मान, a1 a2 का मान भी 1 बटा 2 है, b1 b2 का मान भी 1 बटा 2 है, यानी सेम आ रहा है। अब हम किसको चेक करेंगे? c1 c2 को चेक करते हैं। अगर हम c1 c2 को चेक करें, c1 c2 भी हमारा अगर 1 बटा 2 आ गया, फिर ये तीनों एक ही हो जाएंगे। ये कहते हैं भी हम तो एक ही हैं, हमारा तो कोई अलग अलग काम ही नहीं है, हम तो एक ही घर वाले हैं सारे के सारे। 1/2, इसका मतलब हमारे पास a1 a2 का मान भी 1/2 है, b1 b2 का मान भी 1/2 है और c1 c2 का मान भी 1/2 है। हमें ये मान नहीं पूछा 1/2, 1/2 ने तो हमें ये बताया कि ये तीनों बराबर हैं, यानी तीनों एक ही घर के बंदे हैं सारे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। एक ही होने का मतलब क्या कहा था मैंने? याद रखने का तरीका बताया भी, ये तीनों एक ही है। एक ही होने का मतलब होता है रेखाएं एक ही होंगी, यानी दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं एक ही होने का मतलब है, ये शब्द आपको मिलेगा संपाती है, संपाती है। और संपाती रेखाएं होती है उसके क्या हल आते हैं? ये एक ही हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई भी काम दे दो इनको कुछ भी कर सकते हैं, यानी हल क्या होंगे इसके? अनंत हल होंगे। के हल क्या होंगे? अनंत हल। बात समझ में आई? अनंत हल, तो इसका मतलब अनंत हल। अब अनंत हल रेखाएं क्या होती है? संपाती। तो हमें इसी तरीके का ऑप्शन पूछा था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब फिर वही बात, अगर शॉर्ट की बात करें इसके, ये जो रेखाएं हैं इसको मैं नेक्स्ट पे लिख रहा हूं इनको। पहली समीकरण क्या है? x प्लस 3y माइनस 6, यानी x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 6y माइनस 12, 2x प्लस 6y माइनस बराबर। अब देखो पूरी समीकरण से या दो पदों से कुछ कॉमन आने के बाद कुछ सेम बनता है क्या? तो आप कहते हो सर अगर पहली समीकरण से मैं 2 कॉमन ले तो मेरे पास समीकरण बन के आ जाती है ऊपर वाली की। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले तो मेरी जो समीकरण है ऊपर वाली समीकरण वापस यहाँ आ जाती है, ये देख लो। इसीलिए मैंने कहा था कि बस थोड़ा सा वो कुछ अलग बता रहा है, दिखाता कुछ और है होता कुछ और है। इसीलिए तो कहते हैं ना मैथ है, बस यही इसी बात पे समझ में नहीं आती कि दिखा कुछ और है और होता कुछ और है। यहाँ कुछ और ही दिखा रहा था लेकिन रियल में तो ये सेम ही बन गया। इसलिए ध्यान रखना, अगर यहाँ देखो पीछे वाले के अंदर यहाँ 2 पदों से कॉमन आके सेम बना तो 2 पदों से बना, इसका मतलब समांतर थी। और अगर तीनों से ही सेम आके कुछ बन जाए तो इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाती है? ये तो एक ही रेखा है भाई। याद रखने का तरीका भी मिल गया ना। ये तो दिखने में 2 दिख रही थी लेकिन ये तो एक ही रेखा है। एक ही रेखा पे आप कहीं भी, एक ही रेखा पे यहाँ पे अगर मान रखोगे तो भी उत्तर आएगा, यहाँ पेन रखोगे तो भी उत्तर आएगा, यहाँ पेन रखोगे तो भी उत्तर आएगा। इसलिए इस पे अनंत बिंदु है तो इसके हल भी कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। हल कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये आपका शॉर्ट तरीका भी मैंने बता दिया है। अगर 2 पदों से कॉमन आए तो समांतर
और कॉमन आने के बाद ऊपर वाले यानी सेम ही रेखाएं बन जाए, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक ही है, और एक ही रेखा को हम क्या बोलते हैं? संपाती होना बोलते हैं। संपाती यानी ये जो रेखा है वो दूसरी रेखा को ढक लेती है या सेम ही बन जाती है। बात समझ में आई दोनों कंडीशन? नेक्स्ट सवाल देखो, x प्लस, या इसको इस तरीके से देता हूँ, 4x प्लस 8y माइनस 6 तथा मान नहीं पूछ रहे आपसे कि x कितना होगा, y कितना होगा, हल पूछ रहे हैं। मान आने पे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होंगे? हल होंगे, तो वही अनंत हल, बी कोई हल नहीं है, डी अद्वितीय हल है। अद्वितीय को ये भी कह सकता है केवल एक ही हल है, अद्वितीय, और डी को हम बोलेंगे एनओटी, नन ऑफ। अद्वितीय का मतलब एक ही हल है, ये भी थोड़ी सी भाषा का ध्यान रखना, अद्वितीय हल कह दो या एक ही हल है। भाषा थोड़ी सी घूम के आ जाती है चेंज, तो फिर हम सोचते हैं ये पता नहीं क्या आ गया, अद्वितीय या एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नजर डालो, देखो पहले तो देखो यहाँ पे कितना है? 4x और 8। अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले तो ये बनता है x और ये बनता है 2y। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो तीसरी कंडीशन ही बची है। शॉर्ट में हो गया ना भाई, अगर दो पदों से कॉमन आने के बाद दो पद सेम बने तो समांतर रेखा है, तीनों बने तो एक ही रेखा, कुछ बने ही ना तो इसका मतलब फिर क्या होगा? वो आपकी पहली कंडीशन जो मैंने आपको लगाई थी, अद्वितीय वाली। ठीक है, तो वो यानी अगर मैं यहाँ पे a1/a2 चेक करूँ, a1/a2, तो आपका कितना आता है? a1 है 4, a2 है 1, उत्तर आया आपका कितना? 1। फिर आप b1/b2 को चेक करते हो, b1/b2 को, b1 कितना है? 8, b2 कितना है? 4, उत्तर कितना है? 2। 1 और 2 बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कहते हैं कि अतः a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। और बराबर के निशान को जब हम काटते हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, काट रहे हैं, काटने को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। इसका मतलब रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, तो हल कैसे आते हैं? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब हल क्या आएंगे? अद्वितीय। इस तरीके से अद्वितीय हल। पहला प्रश्न तो इसी टाइप से आपसे पूछ सकता है कि इसके हल कैसे हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? दूसरे टाइप में आपको कंडीशन देके और कोई वैल्यू पूछेंगे कि इसका मान कितना होता है। तो आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, शॉर्ट में भी मैंने आपको बता दिया है क्या, कि अगर कोई कॉमन आए, जैसे मैं आपको तीनों एक साथ बता देता हूँ। अगर हमारी कोई समीकरण है, जैसे 12x माइनस 18y, 12x माइनस 18y, 12x माइनस 18y प्लस बराबर 0। ठीक है, दूसरी हमारी समीकरण है 6x माइनस 9y प्लस 10 बराबर 0। एक तो ये समीकरण हो गई। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारी 5x प्लस 3y माइनस के 16 बराबर। ठीक है, 15x प्लस 9y माइनस बराबर। फिर आपका 3x प्लस 2y प्लस का 8 बराबर 0, 3x माइनस का 2y माइनस का 8 बराबर। ऐसे तीन, क्योंकि तीन कंडीशन बनती है तो तीन ही समीकरणों की स्थिति हो सकती है। अब कौन कौन सी हो सकती है वो देखो।
तो शॉर्ट के लिए बता रहा हूं मैं ये, a1/a2 से तो आप चेक ही कर लोगे। अगर मैं इस पे नजर डालूं तो पहली समीकरण में देखो, इस समीकरण में मेरा अगर 2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या आता है, तो आप कहते हो कि आपके पास बचेगा 6x - 9y प्लस का 10 बराबर जी। इसका मतलब ये जो दूसरी समीकरण थी वो क्या थी, 6x - 9y प्लस 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को तुलना करें तो कहते हैं कि 2 कॉमन आने के बाद ये समीकरण और ये समीकरण तो एक ही हो गई है। 2 कॉमन आने के बाद, पहली समीकरण से 2 कॉमन आने के बाद दोनों समीकरण एक ही हो गई, एक ही हो गई। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं एक ही है, दोनों रेखाएं एक ही। एक ही रेखा को क्या बोलते हैं, समपाती है। और समपाती के हल कैसे आते हैं, तो हल बोलते हैं कि अनंत है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां अगर चेक करें तो इस समीकरण से मैं कितना कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लेते ये क्या बनता है, 5x प्लस 3y, और माइनस का अगर पूरे से निकालना चाहो तो पूरे से निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। ये लो -2 बराबर 0। क्या ये दोनों समीकरण एक हो गई? आप कहते हो कि सर ये दोनों समीकरण पूरी तो एक नहीं हुई, लेकिन अगर चरों तक देखें हम, अगर हम इतनी समीकरण पे नजर डालें 5x 3y और 5x 3y तक, तो फिर हमें नजर आती है कि ये सेम होगी। तो केवल अगर 2 पद सेम होते हैं इसका मतलब रेखाएं क्या होती है, समांतर है, समांतर है। और समांतर के कोई हल नहीं होता। 2 पदों तक अगर कोई कॉमन आता है फिर तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, समांतर का। और रेखा दोनों, पूरी रेखा सेम बन गई तो एक ही है। और इसमें आप कहते हो कुछ कॉमन ही नहीं आता, अब आप कह रहे हो 3 और 2 3 और 2, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं हो, ये सॉरी, इसका अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। और अद्वितीय। इस तरीके के जो आपसे कंडीशन बेस्ड प्रश्न है वो आपसे पूछे। पहला टाइप कंप्लीट हो गया, मैंने एक जगह बता दिया है। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं जिसमें प्रश्न कई पूछे बनते हैं, वो देखते हैं। जैसे अब क्या होगा कि कंडीशन दी होगी आपको, कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन में आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान देख के और आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग मान रख के और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो देखो। जैसे क्वेश्चन बनता है इसका कि जैसे 5x प्लस ay -6 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y -8 के अद्वितीय हल हो, का अद्वितीय हल हो तो k का मान बताइए, तो k का मान बताइए। ऐसा प्रश्न बनेगा, ठीक है। इस तरीके का कोई प्रश्न बनेगा तो फिर कैसे हल करेंगे, तो अब ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, यानी इसके हल कैसे हैं, अद्वितीय हैं। मैं क्या दिया है देखो, तो अब अपने को हल अद्वितीय दिया है, हल दिया है इसका अद्वितीय। अब अद्वितीय की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय की कंडीशन होती है पहली ही a1 a2 और b1 b2 के मान बराबर है नहीं होते, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में मान रख दो, तो a1 कितना है, a1 आपका आता है 5, तो मैंने रख दिया 5। a2 कितना आता है, तो आप कहते हो 3, तो मैंने 3 रख दिया। बराबर नहीं है, b1 कितना है, b1 होता है y का गुणांक, ये रहा। और b2 क्या है, इधर y का गुणांक कितना है, 4। यानी आपकी जो कंडीशन आती है वो ये आती है, मैं k को पहले लिख रहा हूँ, k/4 है, वो बराबर नहीं होना चाहिए 5/3 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, कंडीशन को देखा,
कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट है वो रख दी, उसमें वैल्यू रख दी, तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 4 है वो जैसे बराबर में होता है वैसे ही करते हैं ना, तो यहाँ पर भी लगभग वैसे ही करना है, लेकिन बस ये बराबर नहीं है वो कंडीशन, यानी 20/3। इसका अर्थ क्या हुआ कि के का मान 20/3 नहीं होना चाहिए, के का मान 20/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके के का मान, ऑप्शन भी आपको ऐसे देखेंगे, के बराबर 20/3, के बराबर 20/3 नहीं है, याद नहीं कर सकते, कोई हल नहीं है, उस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें के का मान याद कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो आपको ये कंडीशन अब ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अद्वितीय हल की क्या थी, एक ही रेखा होती है तो क्या होती है, संपातीय वाली कंडीशन, और अगर समांतर आती है तो क्या होती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसलिए ये कंडीशन विशेष क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रेखाएं ax + 3y - 6 तथा आठ है +24 y -12 बराबर, ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो ए का मान, अभी मैं ऑप्शन बाद में बढ़ाऊंगा, ये भी मेरे को भी पता नहीं है उत्तर कितना होगा, आया है एक में लिख देते हैं, कोई हल नहीं। दो में क्या आएगी, दो की हम बात अभी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे, ये तो करना ही पड़ेगा। तो समांतर, समांतर की क्या कंडीशन है, समांतर की कंडीशन है B1 बराबर नहीं है C2, ऐसा ऑप्शन है। फिर करें, A1 कितना है, A1 अधिक K, A2 कितना है, A2 8 है बराबर, B1 कितना है 3, B2 कितना है 24 बराबर नहीं है, B1 कितना है माइनस का, B2 कितना है माइनस का। ठीक है, अगर हम इसको हल करें, इसको इधर ले जाएं तो K बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 24/24 और बराबर नहीं होगा, माइनस से माइनस कट गया 1/2। अब ऑप्शन कैसे होंगे, देखो ऐसे ऑप्शन आने पे तो आप कर ही सकते हो, अब मैं थोड़े से ऑप्शन भी ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको पेपर में भी दिक्कत ना आए। जैसे या तो ऑप्शन ऐसे देगा 24 से 24 कटा K बराबर 1, ठीक है, या ऑप्शन देगा K बराबर 1/2, या ऑप्शन देगा K बराबर 1 नहीं है, या ऑप्शन देगा K बराबर नहीं है 1, ऐसे। ठीक है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, उसमें उत्तर देखो K बराबर 1 भी बनता है, यानी K का मान 1 हो सकता है लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है लेकिन 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके उत्तर देखो K बराबर 1 हो सकता है, इसका मतलब ये बन रहा है, और 1/2 नहीं होगा तब आपका उत्तर ये बनेगा। क्या इनमें से कोई एक जो कंडीशन बनती है वो आपको यहाँ पे संतुष्ट करा दे, तो इसका ऑप्शन ए और डी भी बनता है, तब आपको इस तरीके से देंगे ए और डी, बी और सी, उस तरीके के ऑप्शन देंगे। ध्यान रखना K का मान 1 होना चाहिए और 1/2 नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन बन रही है ना इसकी, कि K का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, और K का मान 1 हो सकता है। इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या बनेगा, समांतर होगी। अगर इनके अलावा कोई और वैल्यू होती है तो रेखाएं फिर समांतर नहीं होगी, वो फिर या तो संपाती होगी और या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे बनता है, तो K वाला हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। देखो
अगर ऐसा पूछ ले के एक्स प्लस 6y माइनस 5 तथा 4x के वाई के अद्वितीय हल हो, अद्वितीय तो के का मान क्या, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है। अब अगर अद्वितीय हल है इसका मतलब पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है तो लगा देते हैं। अब ऑप्शन तो मैंने समझा दिया आपको, अब मैं सीधा सवाल ही पे ही आता हूँ। A1 A2 या ये होगी क्या कंडीशन, अद्वितीय की कंडीशन होती है कि इसको काट दो। A1 कितना है A, A2 कितना है 4, बराबर नहीं है। B1 कितना है B2 कितना है, इसका मतलब तिरछा गुणा करें तो माइनस का के स्क्वायर बराबर नहीं है 24 के, अगर माइनस को इधर भेजें के स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए -24 के, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी के। अब के का मान, तो के का मान आप कहते हो ऐसा, इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक आ जाती है, ठीक है, काल्पनिक आ जाती है। अगर मान लो ये प्लस का ही बने, मैं यहाँ पे प्लस ही कर देता हूँ, ये लो प्लस का कर देता हूँ, ठीक है। प्लस का करने पर उत्तर क्या बनेगा, फिर आपका ये प्लस का चॉइस, प्लस का चॉइस। अब आपका उत्तर, तो अब आप अंडर रूट को भी हल कर सकते हो। अंडर रूट को अगर हल करेंगे तो फिर क्या आएगा, आप कहोगे के इज इक्वल टू, तो इसके क्या होते हैं 6 चौके चॉइस, यानी 2 रूट के, इसका मान ये नहीं होना, इसका मान है ये नहीं होना। कौन सा, 2 अंडर रूट 6 वाला नहीं, क्योंकि के स्क्वायर तो वहाँ पे है ही नहीं, तो के का मान है वो आपका ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये प्लस माइनस होते हैं तो प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं, कि ना तो ये प्लस का होना चाहिए और ना ही ये माइनस का होना चाहिए, दोनों में से कोई सा भी अगर होता है तो इसका उत्तर है आपका क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी हो। इस तरीके से आपके के जो दो चरों के रैखिक समीकरण है उसके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा तो आपसे सीधा मान पूछेंगे, जैसे आपको कंडीशन दे दी 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 था 2x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0 हो, तो x तथा y कितना, ऐसे x तथा y का मान ज्ञात करो। फिर तो आपको हल ही करना पड़ेगा, मान ज्ञात है, या फिर आपको नकल दी होगी, उस नकल में अकल लगा लेना। कैसे, आपको ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया होगा, तो ऑप्शन में जो पर्सन ने पूछा है वो दिया होगा। ये ऑप्शन में क्या दिया होता है, जो पर्सन ने पूछा है, पर्सन ने क्या पूछा है, एक्स और वाई के मान पूछे हैं, तो एक्स और वाई के मान यहाँ दिए होंगे, वो मान हम इसमें रख के देखेंगे, जिससे ये उत्तर संतुष्ट हो जाते हैं, भाई हमारा ऑप्शन होगा। अब ज्ञात कैसे किए जाते हैं, उसका तरीका क्या है, उसकी एक ही विधि की हम बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो विलोपन विधि होती है, ठीक है, विलोपन विधि उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि या तो हम पहले x को ख़त्म करते हैं या फिर y को ख़त्म करते हैं, या तो हम पहले x को ख़त्म करते हैं या y को। अब ध्यान रखना कुछ विशेष बातें, जिसको ख़त्म करना है उसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है, कि जिसको हमें ख़त्म करना है पहले तो वो बराबर होना चाहिए। जैसे लड़ाई होती है तो लड़ाई किसकी होती है, बराबर वालों की। अगर छोटे बड़े की लड़ाई करवा दोगे तो बड़े वाला जीत जाएगा, छोटे वाला बेचारा हार जाएगा। तो लड़ाई हमेशा क्या होती है, कुश्ती वगैरह होती है ना बराबर वालों की, ठीक है, तो टक्कर बराबर वालों की करानी है। तो बराबर वालों का मतलब है जिसको आप खत्म करना चाहते हो वो बराबर होने चाहिए। जैसे मैं इस सवाल में पहले y को हटा रहा हूँ, तो यहाँ 2y है और यहाँ पे 3y है, तो क्या ये y बराबर है, क्या नहीं है, तो फिर क्या करें, पहले इनको बराबर करें। तो गणित के अंदर इसको बराबर कैसे किया जाएगा, अब लड़ाई में तो बराबर करना हो तो जिसके कम बंदे हैं उसकी तरफ बंदे भेज देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, या जिसको कमजोर है उसके साथ किसी ताकतवर को भेज देते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन इसमें कैसे हिसाब बराबर करें, इसमें क्या किया जाता है कि इन दोनों को बराबर करना होता है, यानी यहाँ पे तो कितना है 2,
यहाँ कितना है 3, इन दोनों में कोई संख्या कॉमन आती है तो आप कहते हो कि इन दोनों से ऐसी संख्या 6 है जो दोनों से बन सकती है। संख्या 6 मतलब 6 बना दें, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर आप क्या करो, उल्टा गुणा कर दो, 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से कर दो। यहाँ पे तो कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, इनका उल्टा गुणा कर दो। यानी मैं पहली समीकरण को तो क्या कर रहा हूं, तो पहली समीकरण है, तो पहली समीकरण है इसको तो मैं गुणा कर रहा हूं कितने से, 3 से, ठीक है। और जो दूसरी समीकरण है इसको मैं गुणा कर रहा हूं 2 से। ऐसा करेंगे तो बराबर वाले हो जाएंगे ये। तो पहली को 3 से करें, अब जब पहली को 3 से करते हैं तो प्रत्येक पद से गुणा होता है, पूरी समीकरण से गुणा होता है। 3 3 9x माइनस के 6y प्लस के 3 से कर रहे हैं तो 18 बराबर 0, ठीक है, बराबर है 0, हो गई बात। या फिर आप इन दोनों के यहाँ रखो, इस 18 को भी आगे भेज दो, तो ये आपकी कंडीशन बन जाती है बराबर के -18, ठीक है। ये किस समीकरण से आया है, पहली से। दूसरी से अगर मैं बात करूं, दूसरी में मैं किसका गुणा करना था, 2 का, इसमें 2 का कर दो। इसका गुणा करने पर क्या बनता है दूसरी समीकरण, दूसरी समीकरण हमारी बनती है 2 2 4x माइनस के 6y और प्लस के 24 बराबर 0, या यहाँ से मेरे पास आता है 4x माइनस 6y बराबर माइनस। एक बार चेक कर लो आप, इसको 3 से करोगे, 3 3 9x माइनस 3 2 6y प्लस के 18, यही तो बना था। इसको किससे कर रहे हैं, 2 से, तो 4x माइनस का 3 2 6y प्लस के 12 2 हो गया। तो अब जो हमने सेम बना लिया, उन दो समीकरणों की तुलना करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हमने एक तो बनाई है 9x माइनस का 6y बराबर माइनस का 18, एक हमने बना ली 4x माइनस का 6y बराबर माइनस का, ये दो समीकरण निकल। अब ये गुणा आप अगर सीधा डायरेक्ट कर सको तो आपको ये, इसको तो इधर भेज दो और आप सीधी ये दोनों इक्वेशन ही लिख सकते हो, तो ज़्यादा लिखने का काम बच जाएगा आपका। तो बस गणित के अंदर यानी यहाँ पे मैथ के अंदर शॉर्ट कैसे किया जाता है इन सवालों को, कि आप पद जितने कम लिख सको, स्टेप जितनी कम लिख सको उतने लिखो। आपको पता है किसको 3 से गुणा करना है तो यहीं गुणा करके बराबर में लिख दिया, इसको 2 से गुणा करना है, पदों का 2 से गुणा और संख्या को आगे डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो हमें चाहिए उतना ही लिखेंगे। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था तो पेपर में सिर्फ इतना ही लिखो आप। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, पहली बात मैंने क्या कही कि अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो पहले बनाओ इनको, तो हमने बराबर तो बना लिया। अब जिनकी खत्म करना है, जिनको अपने हटाना है, उनमें क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए एक दूसरे के। लड़ाई तो तभी होगी ना कुश्ती, जब वो एक दूसरे के एंटी होंगे। अगर दोनों साथी है तो फिर लड़ाई करेंगे नहीं, एंटी होनी चाहिए। एंटी का मतलब क्या हुआ, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर वो पहले से ही है, अगर कोई दो दुश्मन पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सामने ला दो, बगैर कुछ किए लड़ जाएंगे। लेकिन लड़ाई नहीं हो रही है तो फिर अगर दोनों साथी हैं तो फिर लड़ाई कैसे कराएं, फिर वो बात कहते हैं ना चुगलखोर वाली, एक चुगलखोर को लाना पड़ेगा, यानी माइनस वाला लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखें, ये देखो दोनों साथी है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इसका मतलब अब एक चुगलखोर बुलाना पड़ेगा अपने को। एक है चुगलखोर, चुगलखोर का काम कौन करता है, शुरुआत में मैंने बताया था माइनस करता है। कौन करता है, माइनस है, मतलब समीकरणों को घटाना पड़ता है। यहाँ समीकरणों को क्या करना पड़ता है, घटाना। घटाने का मतलब है चिन्ह बदल दो, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, चिन्ह बदल दो। तो घटा दिया तो 9 के अंदर से 4 गया, x तो 5 बच गया, ये प्लस माइनस खत्म, और इधर कितना बच गया, 18 माइनस का 24 प्लस का 6 बच गया है। यानी x का मान आपका 6/5 आ गया है, 6/5 आ गया है। x का मान आपके पास 6/5 आ गया। अब y का मान तो या तो इस x से निकाल लो, या इसी प्रक्रिया से x को खत्म करोगे तो y आ जाएगा, x को खत्म करोगे तो y आ जाएगा। अगर हम x का मान आ गया तो अब y का मान कैसे ज्ञात करें, तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखो मेरे पास कंडीशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस के 6 बराबर 0। चाहे पहली समीकरण में रख दो चाहे दूसरी, कोई सी में रख दो,
x का मान 5/6 रखना है, तो 3 गुणा 5/6 या 6/5, 6/5 माइनस का 2y, या नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं इसको, तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि तो समीकरण इस पहली से ज्ञात कर रहे हैं अपने, ठीक है, पहली से अपने मान ज्ञात कर रहे हैं। पहली समीकरण क्या है हमारी, 3x माइनस 2y प्लस 6, 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर, ये इस 6 को पहले ही हटा लिया करो, आप इतना ही रखा करो, जब प्रतिस्थापन करते हैं ना तो इतना रखा करो, बराबर को इधर ले जाओ। x का मान, तो x का मान हमारा 6/5 आया था, अब ये मान यहाँ पे रखना है, 6/5 रखते हैं, 2y बराबर माइनस का, तो ये हो गया, कटता तो है नहीं, तो 6 थी 18/5, तो 2y है, ये 18/5 क्या है, प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, 6 5 30, माइनस के 30 माइनस के 18/5, यानी माइनस का 48/5। y का मान जो आपका है वो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का 2y आया है, कितना, 48/5। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, और 6 थी 18 हो गया, 18/5 इधर जाके माइनस का 18/5, ये भी माइनस, ये 6 5 30 और 18 48। अब ये 2 है, ये 2 भी किसका था, माइनस का, इसका मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर वाले कट जाते हैं ना, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया, 2 से 48 को काट दो तो आपका 24/5 आ गया, 24/5 आ गया। तो x आपका कितना आया था, 6/5, और y आपका कितना आ गया, 24/5। तो यहाँ पे आप ये चीज़ हल कर दो, यानी अपने ऑप्शन कैसे होंगे, पहला होगा 24/5, 6/5, 6/5, 24/5, माइनस का 6/5, ऐसे ऑप्शन बना देंगे, माइनस के 6/5, -5, क्या माइनस के 6/5 या प्लस के 24/5, ऐसे ऑप्शन दें। तो जो हमारा x का मान आ रहा है 6/5 और y का मान 24/5, ये आ गया, ठीक है। ये तो थोड़ा बटा का है, डायरेक्ट हो तो आप वैसे भी इनको यहाँ पे रखोगे डायरेक्ट, x का मान 6/5 रखोगे और ये y का मान 24/5 रखोगे, तो ये इसका रिजल्ट दे देगा। बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से अब आप ऑप्शन डायरेक्ट रख के भी उत्तर निकाल सकते हो। बात समझ में आई। तो ये होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या ध्यान रखना होता है कि जिनको हम खत्म कर रहे हैं उसमें जो गुणांक है वो समान होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, एंटी पार्टी के। अगर नहीं है एंटी पार्टी के तो फिर आपका उत्तर है वो नहीं है तो उनको बनाना पड़ेगा। कैसे? घटा के, चिन्ह बदलते हैं, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर जी, ठीक है। और 2x प्लस x प्लस 2y माइनस 6 बराबर। इसमें x और y के मान क्या होंगे? मैं विलोपन विधि बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप करना क्या है, सबसे पहले हम समीकरण को देखते हैं। इसमें 3x 4y है, इसमें x और 2y है। अब देखो कि मैंने कहा कि जिसको काटना है उसको सेम करो। तो x को अगर खत्म करना चाहते हो तो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, तो इसको आप 3 से गुणा कर दो, x खत्म हो जाएगा। y को खत्म करना चाहते हो तो या तो कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 वाले को 2 से गुणा कर दो, 2 वाले को 4 से कर दो। और जिसके कुछ समझ में आ गया तो इस 2 को क्या आप 4 से बना सकते हो क्या? तो आप कहते हो सर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 बन जाता है। कि मैंने कहा है y को खत्म कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो y को ही सेम बना रहा हूं। तो y को सेम बनाने का तरीका अगर किसी के नहीं समझ में आए फिर तो इस 4 वाले को तो क्या करें 2 से गुणा कर दें, 2 वाले को किससे करते 4 से, पूरे समीकरण से गुणा करेंगे y सेम बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, ये 4y है, इस 2 को मैं 4 बना सकता हूं, तो अब मेरे को एक ही समीकरण से गुणा करना पड़ेगा। पहली समीकरण तो क्या है 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0।
और इस पूरी समीकरण को मैं 2 से गुणा करता हूं तो 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। तो मैंने कहा था जब आप इनको लिखो तो पहले ये संख्या को आगे भेज दो। आप संख्या को क्या करो, आगे भेज दो। यहाँ पे जब आप लिखो कितना लिखो, देखो यहाँ पे इतना लिखो 3x प्लस 4y बराबर 8 लिखो, और उसका क्या है 2x प्लस 4y बराबर, गुणा कर दिया ना इसको 2 से, ये 12 हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा 12, माइनस का 12 बराबर जाके प्लस का 12। अब हल करो, करना क्या है, वही तरीका है, निकाल लो इसका मान। क्या करें, तो y को ख़त्म करना है, निशान सेम है, एंटी पार्टी नहीं है तो एंटी करो। एंटी करने का काम माइनस करता है, तो लिखते हैं घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। x बराबर क्या बच गया, तो प्लस माइनस यानी माइनस का 4। x बराबर माइनस का 4 बचा, तो y भी आप निकाल लो। y अब की बार मैं दूसरी समीकरण से निकालता हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में मेरे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 6। x का मान मैं माइनस 4 रखता हूँ, 2y बराबर 6, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4, 6 प्लस 4 यानी 10। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 5। तो x बराबर तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 4, y बराबर कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिए होंगे। अब यहाँ पे देखो ये -4, जब आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, ये तो बिल्कुल इजी, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो क्या करना है, अगर ऑप्शन दिए है, ऑप्शन दिए तो समीकरणों को संतुष्ट करा के देख लो। मैं एक समीकरण संतुष्ट करा के बता देता हूँ आपको, देखो ठीक है, एक समीकरण संतुष्ट करा के बता देता हूँ आपको। यानी हमारा यहाँ पे x बराबर तो कितना आ गया, -4, और y बराबर आ गया 5। मैं एक समीकरण संतुष्ट करा के बता देता हूँ कि मैं जैसे ही ऑप्शन से बराबर कितना है, 8 आ रहा है। अब जैसे ही मैं ऑप्शन दिए होंगे, किसी में प्लस का 4 होगा, किसी में माइनस का 4 होगा, 5 होगा, तो जैसे ही मैं इसमें -4 रखूंगा, x बराबर -4 और y बराबर कितना रखना है, 5। 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 5। इसका हल देखूं मैं, -12 प्लस का 20 और मेरे पास 8 ही आता है, और 8 ही यहाँ आ रहा था। इसका मतलब ये दोनों इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम जब ऑप्शन देगा तो उसमें ये देख लेंगे कि -4 वाला कौन सा ऑप्शन है और 5 वाला। ऐसे ही 5 रखोगे, ठीक है, 5 दिए 15, ये इसमें y का मान, ठीक है, इसमें रख दिया 5। इसमें रखोगे दूसरी में माइनस का 4, तो माइनस का 4 और 5 दूए 10, तो ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 4 प्लस का 10 माइनस का 6, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इस बराबर 6 उत्तर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यही मान आप पहली दूसरे समीकरण में रखें, इस समीकरण में रखोगे तो ये समीकरण क्या है, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ रखो माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 5 और माइनस का 6, तो 5 दूए 10 होता है, माइनस का 6 माइनस का 4, ये भी माइनस का 10 और प्लस का 10, 0 आ गया ना। ये देखो, तो मैंने हल किया है तो ये लिखने की जरूरत, जब मैंने इसको हल किया तो ये उत्तर क्या आ गया, 0। इसका मतलब दोनों समीकरणों को -4 और 5 ही संतुष्ट करेगा, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दोगे। ऑप्शन से आप मान रख सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सही करनी है। तो ये आपका 2 चरों के रेखिक समीकरण का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो पीछे 3 टाइप बताए थे, अद्वितीय हल, समांतर रेखा वाला यानी कोई हल नहीं है, और संपाती वाला यानी अनंत हल है या अनेक हल है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी x y के मान वाले सवाल में तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, विधि आपको आए या ना आए, ऑप्शन आपके सामने होंगे, रखना और संतुष्ट करवा। ये आपको समझ में आ गया होगा 2 चरों के रेखिक, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे वो अपने आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।